Hello everyone, a warm welcome to you on my channel Horizon Classes। आज की वीडियो में हम देखेंगे बीकॉम सेकेंड सेम एनईपी सिलेबस का सब्जेक्ट लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, उसमें फिफ्थ चैप्टर रीसेंट डेवलपमेंट्स इन बैंकिंग। सो आज हम इस वीडियो में रीसेंट डेवलपमेंट्स इन बैंकिंग जो फुल चैप्टर फिफ्थ मॉडल का हम आज फुल चैप्टर देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का मेरा लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपका सिलेबस खत्म हो गया, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम एक बार जल्द से जल्द देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे ई सर्विसेज, सेकेंड टॉपिक हम देखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, थर्ड टॉपिक हम देखेंगे इंटरनेट बैंकिंग, फोर्थ टॉपिक हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ईएफटी, फिफ्थ टॉपिक हम देखेंगे एमआईसीआर, सिक्स्थ टॉपिक हम देखेंगे आरटीजीएस, सेवन्थ देखेंगे एनईएफटी, एट्थ देखेंगे ईसीएस, नाइन्थ देखेंगे स्मॉल बैंक्स, टेंथ देखेंगे पेमेंट बैंक्स, 11th देखेंगे डिजिटल वॉलेट, 12 देखेंगे केवाईसी नॉर्म्स, 13 देखेंगे बेसल नॉर्म्स, 14 देखेंगे मोबाइल बैंकिंग, 15 देखेंगे ई पेमेंट्स एंड द 16 देखेंगे ई मनी। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बट आपको बहुत ही इजी तरीके से और कम से कम टाइम में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फर्स्ट हमारा टॉपिक है ई सर्विसेज। ई सर्विसेज क्या होता है देखते हैं। ई सर्विसेज को हम ई बैंकिंग में कहते हैं। ये क्या है? ये एक अरेंजमेंट है बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। कस्टमर और बैंक के बीच में एक अरेंजमेंट है जो भी ट्रांजैक्शन किए जाएंगे, जो बैंकिंग के या तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, वो थ्रू द इंटरनेट करेंगे। थ्रू द इंटरनेट हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे बैंकिंग के, उसे हम ई सर्विसेज या तो फिर ई बैंकिंग कहेंगे। ई बैंकिंग के बहुत ही सारे टाइप्स है जो बैंक के जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। अब कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स तो बहुत ही रहते हैं, सो वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ई बैंकिंग के बहुत ही सारे सर्विसेज हैं। आप कौन से सर्विसेज है जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, ई पेमेंट्स, ये सब क्या आता है? ये सब ई सर्विसेज के अंदर आता है। हम इस चैप्टर में पूरा डिटेल देखने वाले हैं। सो ई बैंकिंग नेक्स्ट क्या है? ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए भी यूज होता है। जैसे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि आप एटीएम का पिन चेंज कर सकते हो, आपके जो भी अकाउंट्स के स्टेटमेंट है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, आप वो निकाल सकते हो, आपके कुछ भी पर्सनल डिटेल्स आपके अकाउंट रिलेटेड निकाल सकते हो, आपके बैंक में कितना बैलेंस है वो आप चेक कर सकते हो, और जो भी आपका स्टेटमेंट है उसका प्रिंट भी मांग सकते हो आपकी बैंक से। ये सब सर्विसेज होती है ई सर्विसेज। आप अपने घर बैठे हुए थ्रू द इंटरनेट आप ये सब सर्विसेज एक बैंक से आप ले सकते हैं। हम इसे ई सर्विसेज कहेंगे या तो फिर इसे ई बैंकिंग भी कहते हैं। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख लीजिएगा। सेकेंड हमारा टॉपिक है डेबिट कार्ड। सो डेबिट कार्ड क्या है? डेबिट कार्ड एक पेमेंट कार्ड है जो आपके अकाउंट में से जब भी आप यूज करेंगे आपका डेबिट कार्ड, तो आपके अकाउंट में से ऑटोमेटिकली पैसे कट हो जाएंगे। डेबिट कार्ड क्या है? अगर आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे तो ही आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। आपके अकाउंट में अगर पैसे नहीं रहेंगे तो आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको 50,000 का ट्रांजेक्शन करना है तो आपके अकाउंट में 50,000 ट्रांजेक्शन हो नहीं होंगे। अगर आपके अकाउंट में अगर 1 रुपया भी कम रहा है तो आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डेबिट कार्ड को चेक कार्ड्स और बैंक कार्ड्स भी कहा जाता है। और जब भी आप कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं, आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, वो अकाउंट के पैसे से ही आप अपने गुड्स खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ डेबिट कार्ड को आप एटीएम में से पैसे निकालने के लिए भी, कैश निकालने के लिए भी आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट कार्ड। अब जैसे हमारा डेबिट कार्ड था, सेम क्रेडिट कार्ड भी वैसे ही कार्ड रहता है, बट ये मिलता है अगर कस्टमर बैंक से जाके रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए। सो क्रेडिट कार्ड बैंक कब देगा? कस्टमर की क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री देखकर ही बैंक अपने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड देगा। क्रेडिट कार्ड से क्या क्या सहायता होती है? क्रेडिट कार्ड से कस्टमर उधार पैसे ले सकता है, या तो फिर कहाँ भी अगर कोई शॉप पर जाकर गुड्स खरीदना है तो गुड्स भी खरीद सकता है। वहाँ पर बैंक अपने कस्टमर को उधार पैसे देती है। सो वो लिमिट रहती है, कुछ लिमिट एक बैंक अपने कस्टमर को सेट करके देती है। उतनी लिमिट तक ही वो अपना बैंक कस्टमर वो उतना ही फंड्स बारो कर सकता है या उतने ही गुड्स खरीद सकता है। तो जो भी पैसे होंगे तो कस्टमर प्रॉमिस करेगा कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट तक पे करूंगा बोल के बैंक से प्रॉमिस करेगा, और बैंक इसके कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जो भी क्रेडिट कार्ड इशू करता है उसके इंटरेस्ट या तो फिर क्रेडिट के इंटरेस्ट चार्ज करता है, और साथ साथ पैसे जितने पैसे दिया था उसके इंटरेस्ट के साथ अपने कस्टमर के साथ वापस लेता है। इसे हम क्रेडिट कार्ड कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट बैंकिंग। सो इंटरनेट बैंकिंग क्या है? इंटरनेट बैंकिंग की मदद से आप अपने मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक आप इजीली पैसे ट्रांसैक्शन कर सकते हैं थ्रू दी इंटरनेट।
और आज के ज़माने में ऑलमोस्ट सारे बैंक्स आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इंटरनेट बैंकिंग की मदद से आप अपने अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, और आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आपने घर बैठे हुए थ्रू दी इंटरनेट आप अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मैनेज कर सकते हैं, या तो फिर अप्लाई भी कर सकते हैं। वो घर तक आपको पोस्ट के जरिए मिल जाएगी। और ये इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज आपको 24/7 इंटू 365 डेज। अब जैसे बैंक्स में संडे हॉलीडे रहता और कुछ फेस्टिवल्स को हॉलीडे रहता है, वैसे इंटरनेट बैंकिंग में नहीं रहेगा। इंटरनेट बैंकिंग आपको 24 घंटे 24 आवर्स आपको फैसिलिटी देता है। अगर इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है EFT यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। EFT का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जो RBI ऑर्गेनाइज करी सो है, RBI निकाली है। इससे आप अपने पैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने घर बैठे भेज सकते हैं। सो आप ये EFT से क्या होगा, जो डिपेंडेंस हम रहते थे कैश के ऊपर या चेक्स के ऊपर, जो हम घर अपने पॉकेट में रख लेके जाना पड़ता था कैश, वो उससे आप क्या मदद मिली? EFT से क्या होता है, वो सब रिड्यूस हो गया है। आप अपने घर बैठे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान से, इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल भी आ गया, कंप्यूटर्स भी आ गया या टैबलेट्स भी आ गए। आप अपने घर बैठे किसी को पैसे भेज सकते हैं। और जो कैश और चेक का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते थे, वो यूज़ हमारे से कम हो रहा है, रिड्यूस कर पा रहा है। EFT थोड़ा फास्ट हो रहा है। क्यों? मतलब आप यहाँ पर हमारे वीडियोस आके देखते हो, क्योंकि आपको शॉर्ट वीडियो टाइम में, थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए देखते हो, इसलिए थोड़ा वीडियो फास्ट भी होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आप पहले एग्जांपल देख लीजिए। जैसे ये चेकबुक है मेरा, चेकबुक क्या है? चेकबुक के नीचे जो नंबर दिख रहा है, जो आपको ये रेड ब्रैकेट में जो नंबर दिख रहा है, हम उसे ही MICR कोड कहेंगे। ये एक 9 डिजिट का एक यूनिक कोड रहता है जो RBI हर एक बैंक को या हर एक ब्रांच को देता है। ये क्यों देता है? वो नंबर से, MICR नंबर से ही, MICR कोड से ही मालूम हो जाता है कि ये चेक कोसे ब्रांच का है या कोसे बैंक का है बोल के। सो IFSC कोड जैसे इंपॉर्टेंट रहता है, MICR कोड भी वैसे ही इंपॉर्टेंट रहता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए। जब आप किसी चेक के ऊपर MICR कोड लिखा हुआ रहता है, वो नंबर जब रहता है, तो चेक क्लियर होने में टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी चेक क्लियर हो जाता है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है NEFT। NEFT क्या है? NEFT फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये एक टेक्निक है जो आपके फंड ट्रांसफर करने में के लिए मदद करती है। फंड ट्रांसफर कर सकते हैं आप NEFT से। सो NEFT क्या है? बहुत ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट टेक्निक और बहुत ही लाइक किए जाने वाली टेक्निक है NEFT, जो आप बहुत ही लोग इस टेक्निक को लाइक करते हैं। ये ट्रांसफर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक पैसे ट्रांसफर करने के लिए टेक्निक यूज़ की जाती है जिसका नाम है NEFT। सो NEFT ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, सिर्फ 2 चीज़ें लगेंगी। एक तो अकाउंट नंबर जिसको आप पैसे भेजना है, दूसरा उस पर्सन का IFSC कोड, बैंक का IFSC कोड चाहिए, सो आप NEFT ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और एक पॉइंट है, NEFT ट्रांजैक्शन आप जब करेंगे तो आपको कोई लिमिट नहीं है। आप 10 रुपीज़ भी भेज सकते हैं, 10 करोड़ रुपीज़ भी भेज सकते हैं। नो मिनिमम लिमिट, नो अपर लिमिट। सो कोई लिमिट नहीं रहेगी NEFT ट्रांजैक्शन करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है RTGS। RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सो ये क्या है? RTGS ऑलमोस्ट ऑल NEFT जो हमने प्रीवियस टॉपिक देखा, सेम टू सेम टॉपिक्स है, सेम टू सेम और टेक्निक है। एक मनी ट्रांसफर करने की, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने की सेम टेक्निक है। बट इसमें एक डिफरेंस है। एक डिफरेंस क्या है? हमने NEFT में क्या देखा? नो लिमिट, लिमिट ना मिनिमम पे रहेगी ना मैक्सिमम पे रहेगी। बट RTGS में क्या रहेगा? RTGS में एक लिमिट है, मिनिमम की लिमिट है। आप मिनिमम अगर 2 लाख रुपये सेंड करना चाहते हो तो ही आप RTGS टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने भी कर लीजिए, मैक्सिमम की कोई रुकावट नहीं है। बट मिनिमम आपको 20 लाख रुपये का 2 लाख रुपीज़ अगर सेंड करना है तो ही आप RTGS का इस्तेमाल कर सकते हैं। और RTGS ट्रांजैक्शन रियल टाइम बेसिस पे होते हैं। और RTGS का जब इस्तेमाल करते हैं, जो किसको मिलने वाला है सामने पर्सन के अकाउंट में, 30 मिनट तक ये पैसे जमा हो जाते हैं RTGS टेक्निक के अंदर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ECS यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज। सो ये एक सर्विस रहती है जो एक कस्टमर अपने एक बैंक अपने कस्टमर्स को देता है, जो क्या होता है, ये ऑटोमेटिक मंथली ट्रांजैक्शन करता है। ये अगर सर्विस अगर बैंक अपने कस्टमर को दी, सो ऑटोमेटिकली अपने बैंक में से जिसको पैसे भेजना है वो पैसे काट लेगा। फॉर एग्जांपल से आपको
सारा टॉपिक समझ में आएगा ईसीएस क्या है। ईसीएस फॉर एग्जांपल आपने एक ईएमआई पे कुछ प्रोडक्ट मंगाया, फॉर एग्जांपल आपने टीवी ली है, सो आपको ईएमआई पर मंथ 5000 ईएमआई भरना है। सो आपको ऐसा नोटिफिकेशन वो कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके जैसे ही वन डेट या वन डेट समझिए ड्यू डेट वन है, तो वन डेट जैसे ही होगा आपके अकाउंट में से पैसे कट जाएंगे, उसे हम कहेंगे ईसीएस। तो ये सर्विसेज एक बैंक अपने कस्टमर को देता है, जो ऑटोमेटिकली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल्स है फिक्स पेमेंट, जैसे इंटरेस्ट पे करना है आप किसी को, या तो फिर किसी को सैलरी से अब कंपनी यूज़ करती है, या ये सर्विसेज अपने कस्टमर अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी पे करने के लिए, पेंशन के जो लोग रहते हैं जिसको पेंशन पे करना है उनको पेंशन मिल जाती है, और ईएमआई जैसे मैं एग्जांपल लिया, और कोई यूटिलिटी चार्जेस से ये ईसीएस है। तो ये सर्विसेज बैंक अपने कस्टमर को देती है। अगर इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल बैंक्स। स्मॉल बैंक्स कैसे कहेंगे? स्मॉल बैंक्स मतलब इनका जो एरिया स्मॉल नहीं रहता, बट इनके सर्विसेज स्मॉल रहते हैं। स्मॉल यानी अब जैसे बेसिक बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, किस किस को देते हैं? जैसे ये बेसिक सर्विसेज डिपॉजिट, पैसे डिपॉजिट करना या तो फिर लोन देना, ये सब करते हैं, बट इनका स्केल क्या रहता है? छोटे लेवल पे स्केल रहता है। अब जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक है, पब्लिक बैंक रहता है कि ये बड़ा स्केल रहता है, बट स्मॉल बैंक का क्या रहता है? ये स्केल कम रहता है, ये डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं, लोन भी देते हैं। लोन किस किस को देते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स यानी सिस्टमेटिक जो सेक्टर नहीं उन्हें देते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को देते हैं, और जो फार्मर्स, जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स रहते हैं उनको देते हैं, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहते हैं उन सबको, या अनडिजर्व अंडर सर्व्ड सेक्शन को ये सब लोन देते हैं। स्मॉल बैंक्स, इनका कुछ लिमिट रहती है, उस लिमिट के अंदर ही ये सब ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर इसके डिटेल वीडियो चाहिए, इसका भी डिटेल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिए। पेमेंट्स बैंक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछ सकता है। सो समझिए, ये एक नए मॉडल बैंक है, एक नए तरह का मॉडल बैंक है जो आरबीआई ने इसे ईजाद किया, आरबीआई ने इसे बनाया है। सो इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन टू मेन फंक्शन क्या है? ये क्रेडिट नहीं देता अपने कस्टमर को, ये पैसे उधार रहता या तो फिर लोन रहता। अब जैसे दूसरे बैंक्स का आप देखते हैं, दूसरे बैंक्स जैसे लोन्स देते हैं, मेन फंक्शन रहता है लोन्स देते हैं, बट पेमेंट्स बैंक अपने कस्टमर को लोन नहीं देता। सो आप डिपॉजिट कर सकते हैं, आप अपने पैसे, आप अगर आप कस्टमर है तो आप जाकर क्रेडिट ये डिपॉजिट कर सकते हैं, और लिमिट है 2 लाख रुपीज़। प्रेजेंट लिमिट तो 2 लाख है, अब आगे जाके बढ़ सकती है। सो इस बैंक का मेन फंक्शन है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, बट लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स वगैरह कुछ नहीं देता। इसके एग्जाम्पल है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक एंड जियो पेमेंट्स बैंक। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिएगा। डिजिटल वॉलेट या तो फिर कह लीजिए इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, ये क्या है? अब जैसे आपका वॉलेट जैसे जेब में रखते हैं, वैसे ही आपके फ़ोन में वॉलेट रहता है, उसमें आप पैसे रख सकते हैं, हम उसे ही डिजिटल वॉलेट कहते हैं। अब जैसे आपके फ़ोन में एप्लीकेशंस आ रहे हैं, उसमें पैसे रख सकते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, ये सब एप्लीकेशन में आप अपने पैसे रख सकते हैं। सो ये क्या है? डिजिटल वॉलेट एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐप है जो आपके मोबाइल में ऑपरेट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपके पासवर्ड या तो फिर पेमेंट इन्फॉर्मेशन को सिक्योरली स्टोर करता है, और आपको शॉपिंग करने में या तो फिर शॉपिंग करते टाइम पे करने में आपको मदद करता है। सो आपको क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही जब से डिजिटल वॉलेट आ गया है। अगर इसका भी डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा केवाईसी। सो केवाईसी का फुल फॉर्म है नो यूर कस्टमर। ये क्या है? नो यूर कस्टमर। इसमें क्या होता है? जब भी आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं तो आपको अपना बैंक जिस अकाउंट में आप जाके खोल रहे हो, तो आपको बैंक आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ मांगता है। क्यों मांगता है? कि कुछ भी फ्रॉड ना हो और जो भी बैंकिंग सर्विसेज है वो मिसयूज ना हो बोल के मांगता है। ये चाहे आपके अकाउंट खोलते टाइम मांगता है, या तो फिर मांग सकता है, या तो फिर कोई आगे ज़रूरत पड़ी तो भी आपको ये केवाईसी फॉर्म भरने के लिए कहता है। अब जैसे एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ में जैसे आता है वोटर आईडी कार्ड, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चीज़ें आपको अपना बैंक मांग सकता है, जिसे हम केवाईसी कहेंगे। अगर इसका भी डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक बेसल नॉर्म्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका एग्जाम में पूछ सकता है। सो बेसल नॉर्म क्या है? बेसल नॉर्म ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ जाकर देख लीजिए। उसमें बहुत ही डिटेल तरीके से समझाया हूँ। मैं आपको फिर भी शॉर्ट तरीके से समझा देता हूँ बेसल नॉर्म्स होता क्या है। बेसल क्या है? बेसल एक सिटी का नाम है जो स्विट्जरलैंड में एक सिटी है, वहाँ पे बेसल एक शहर का नाम है जिसका नाम बेसल है। सो
ये नाम उसी की वजह से पड़ा, नाम बेसल बोल तो जहाँ सिटी है वहीं पर पड़ा। एक ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बोल के वहाँ पर एक ऑफिस है जिसमें बैंकिंग रिलेटेड कुछ फैसले या तो फिर रूल्स निकाले जाते हैं। अब ये क्या रूल्स निकालते हैं, जैसे एक बैंक में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहना, बैंक कभी सेंट्रल बैंक जो भी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स रहते हैं उनको घाटा नहीं रहना, वो फायदे में रहना बोल के कुछ रूल्स निकालते हैं, जिसमें कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स इसके मेंबर्स रहते हैं। पहले जब ये निकला था तब 10 मेंबर्स थे, बट अब आज प्रेजेंट 45 मेंबर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। और एक कमेटी है जिसका नाम बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालती है। सो इसमें 3 बेसल्स आते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये सारा का सारा मैं वीडियो में समझाया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोबाइल बैंकिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि मोबाइल बैंकिंग क्या होगा। जो भी सर्विसेज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो बैंक आपको ऑफर करता है, तो जो भी हम यूज़ करेंगे अपने मोबाइल से वो सर्विसेज, तो हम उसे मोबाइल बैंकिंग कहेंगे। मोबाइल बैंकिंग से आप बहुत ही सारे काम कर सकते हैं, जैसे बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करना और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक पैसे भेज सकते हैं, अपने बिल्स पे कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, अपना टेलीफोन बिल, ये सब आप अपने घर बैठे ही मोबाइल से पे कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल समझाया हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ई पेमेंट्स। ई पेमेंट्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, जो आप अपने घर बैठे हुए आपका इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ करते हुए आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं विदाउट द यूजिंग द कैश। सो आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कर सकते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट की मदद से आप अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं थ्रू दी इलेक्ट्रॉनिक। सो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के वैरायटीज़ बहुत ही सारे हैं। अब जैसे डिजिटल वॉलेट मैंने समझाया, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड जैसे मैंने समझाया, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और डायरेक्ट अपने मोबाइल ऐप्स में पैसे भेज सकते हैं, और क्यूआर कोड से भी आप अपने पैसे भेज सकते हैं थ्रू दी ई पेमेंट्स। सो इसका भी मैं डिटेल समझाया हूँ, आप जाकर देख लीजिए। लास्ट टॉपिक हमारा मनी, ई मनी। ई मनी क्या है? ई मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसमें आप अपने पैसे अपने एक्सचेंज कर सकते हो थ्रू दी कंप्यूटर डिवाइस। ई मनी में आप मोबाइल का यूज़ नहीं कर सकते, आप अपने कंप्यूटर से ही, आप अपने पीसी से ही ये ऑपरेट कर सकते हैं और ई मनी में पैसे भेज सकते हैं, ई मनी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सो ई मनी जब आप यूज़ कर रहे हो तो आपको बैंक ऐड भी कर सकते हैं, तो फिर विदाउट एडिंग द बैंक आप ये सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, और आपके जितने भी मनी रहंदे, कैशलेस ट्रांजैक्शन रहंदे, आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही सेफ तरीके से कर सकते हैं। और जो हमारा वर्ल्ड डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है उसमें ई मनी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो ये था हमारा टॉपिक ई मनी का भी, इसका भी मैंने वीडियो डिटेल में समझाया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, सो आप देख लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का फुल चैप्टर, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन बैंकिंग, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का 5th मॉडल। सो आज हमारा यह लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग सब्जेक्ट खत्म होता है। मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मॉडल भी ऐसे ही फुल चैप्टर समझाए, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बहुत ही अच्छी तरीके से लिख लीजिए। अगर किसी ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।